स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। आज रुपए ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये एक ही दिन में 2.5% कमजोर हो गया। अब $1 की कीमत 63 रुपए 13 पैसा है और ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि हालात सुधरेंगे। शो में आज हाफ चर्चा होगी जिसमें हम जानेंगे कि कहां गलती हो रही है और क्यों आरबीआई की सारी कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि रुपए जहां पिटा वहीं बाजार भी टूटे। ब्लैक फ्राइडे के बाद मायूस करने वाला मंडे दिखा। सेंसेक्स आज करीब 300 पॉइंट टूटा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमारी नजर होगी, एफएमसी ने अब साफ कर दिया कि एनएससीएल के पेमेंट प्लान पर उनको भरोसा नहीं है। इतना भी भरोसा नहीं कि कल शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट होगा। क्या अब एनएससीएल की डिफॉल्ट से बचना मुश्किल है? इस पर खास चर्चा कार्यक्रम में आगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता, मेरे साथ है विपिन भाई। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमन्ना ने आपको बताई है कुछ बहुत बड़ी खबरें, लेकिन उसके अलावा कुछ और खबरें जो बना रही हैं सुर्खियां। उनमें से एक नजर यहाँ पर। डॉलर का खर्च घटाने के लिए सरकार ने नहीं छोड़ा कोई रास्ता। अब एलईडी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर भी रोक। रुपए को थामने के लिए सरकार को कदमों को सही नहीं मानते हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु। कहा एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होना चाहिए जोर। ओडिशा में वेदांता को लगा तगड़ा झटका। नीमगिरी की सभी 12 ग्राम पंचायतों ने माइनिंग का किया विरोध। अब नहीं बचा कोई रास्ता। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल के लिए बढ़ाई। 12,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। केंद्र सरकार भी ले सकती है कुछ ऐसे ही फैसले। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा। मंदिर में दर्शन करने गए सैकड़ों श्रद्धालु राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आए। 35 लोगों की मौत। और ऑडी ने Q3 सीरीज का सस्ता वर्जन लॉन्च किया। सिर्फ 25 लाख में लीजिए बेहतर कॉम्पैक्ट लग्जरी एसयूवी का मजा। शुरुआत करेंगे रुपए से, जो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज इसने पहली बार 63 का स्तर भी तोड़ दिया है। रुपए की इस भारी गिरावट से इंडस्ट्री पर कितना असर होगा और अब सरकार के सामने कोई रास्ता बचा है क्या? इस पर हम जानेंगे बड़े दिग्गजों की राय। आवाज एट 9 में सुनिए मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव को, एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी को, आईकेन एडवाइजर्स के अनिल सिंघवी और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु को। और आते हैं खबर पर। आज $1 का भाव 63 रुपए 22 पैसे तक पहुंच गया था। बाद में ये 63 रुपए 13 पैसे के लेवल पर बंद हुआ। आज अकेले ये 1.5% कमजोर हो गया, यानी करीब 2.5% की गिरावट। पिछले 18 साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। इकोनॉमी में कमजोरी का एक और संकेत है बढ़ता बॉन्ड यील्ड। फिलहाल बॉन्ड यील्ड 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। रुपए की गिरावट आखिर कहां थमेगी, इसको समझने के लिए हमारे साथ है मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव, आईकेन एडवाइजर्स के अनिल सिंघवी, और पहले बात करेंगे हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या से। प्रदीप, रुपए का दर्द बढ़ता जा रहा है, हर रोज रिकॉर्ड निचले स्तर पर बन रहे हैं। आखिर रुपए का फ्री फॉल क्यों जारी है आरबीआई के सारे कदमों के बाद भी? बिल्कुल, क्योंकि दवा फेल हो गई ऐसा लगता है, इस वजह से दर्द बढ़ता जा रहा है। सरकार ने, आरबीआई ने जिस तरह से तमाम कोशिशें की रुपए को थामने की, उसका कोई भी असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड गिरावट जिस तरह से रुपए में आई है डॉलर के मुकाबले। हालांकि आज दूसरे कई इमर्जिंग मार्केट्स में हमने सेलिंग देखी है शेयर बाजार में, और उनकी करेंसीज को भी कमज़ोर होते हुए देखा है। लेकिन जितनी ज़्यादा गिरावट रुपए में लगातार आई है, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाली टॉप 3 करेंसीज में हमको शामिल रखती हैं। तो ज़रूर यहाँ पे काफ़ी बड़ी चिंता की बात है, और ट्रेडर्स को और इंपोर्टर्स को एक पैनिक इस वजह से अब बढ़ता हुआ दिखा है आज के दिन, क्योंकि इतने सारे कदम उठाने के बावजूद भी अगर रुपए की गिरावट नहीं थम पा रही तो फिर आगे शायद हालत और भी बिगड़ती हुई नजर आए। ये डर साफ तौर पे बन रहा है, क्योंकि अभी तक हमने दरअसल QE3 का जो वापस लेने का कदम है वो शुरू होते हुए देखा नहीं है। तो वो टेपरिंग जब एक्चुअली होगी तब बाजार और किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसका अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है। इसलिए हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ आज डॉलर की डिमांड निकलकर बाजार में आई है। इसके अलावा शेयर बाजार कमज़ोर हुए तो उसके चलते एक प्रेशर दिखाई दिया। चूंकि यील्ड काफ़ी बढ़ गई तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड काफ़ी महंगे हो गए हैं। वो सब कुछ मिल करके रुपए पर और दबाव डाल रहे हैं।
जी, भार्गव साहब से बात करते हैं। भार्गव साहब, आपको क्या लगता है, ऑटो इंडस्ट्री है आपकी, यहाँ पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, रुपए अगर इधर उधर होता है तो पूरी इंडस्ट्री पे आप रुपए की इस गिरावट का कैसा असर देखते हैं? देखिए, हर एक इंडस्ट्री पे एक इम्पैक्ट नहीं होगा, और जो एक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है ज़्यादा और यूरोपियन करेंसीज में या डॉलर में एक्सपोर्ट करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो इंडस्ट्रीज़ ने बाहर से मुद्रा को कर्जे पे लिया हुआ है या जिसका इंपोर्ट कंटेंट ज़्यादा है और वो इंपोर्ट कंटेंट डॉलर में है या यूरो में है या पाउंड में है, तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, और जो कर्ज लिया है उसको वापस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुद्रा देनी पड़ेगी, तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो इस डिवैल्यूएशन का असर जो है वो थोड़ा मिक्स्ड होगा, और कुछ सेक्टर्स में फ़ायदा होगा, कुछ सेक्टर्स में नुकसान होगा। यहाँ पर अनिल सिंघवी से बात करते हैं। अनिल, 63 का स्तर आज रुपया तोड़ चुका है, किस हद तक का ड्रॉप आपको नजर आ रहा है? देखिए, रुपए का एक ऐसा काम हो गया है कि पिछले एक महीने से जो डेस्परेशन गवर्नमेंट ने दिखाया है कि उसको किसी भी हालत में हम रुपए का स्तर पकड़ के रखेंगे, ये हो नहीं सकता है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई है अपनी करेंसी को बचाने के लिए, अगर उसका पूरा ध्यान लोगों का उसी में है कि वो उसका स्तर एक 65 हो या 66 हो, वहां तक जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का जिस दिन डेस्परेशन कम होगा, रुपया वापस पलट के आएगा, और उसके लिए दो काम और करने चाहिए मेरे हिसाब से सरकार को। पहला काम ये होना चाहिए कि हमारा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू IMF, कि अगर आज हमको लगता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा है और उसे हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि कोई बहुत बड़ा FII नहीं आने वाला है और FDI नहीं होने वाला है, तो मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए तो टाइमिंग इज राइट फॉर कमिंग आउट एन एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर आज हमारा पैसा, जब सभी बात कर रहे हैं कि विदेशों में इंडियंस का बहुत पैसा रखा हुआ है, तो वही पैसा वापस क्यों नहीं आ सकता है? उसको हम किस हिसाब से ला सकते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं और उसी पैसे के सामने बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से एक बहुत सीरियस काम वापस होना चाहिए, बिकॉज ये देश के ऊपर क्राइसिस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो एक जवाबदारी दी गई थी भारत सरकार की तरफ से कि आप आगे से एमनेस्टी स्कीम नहीं लाएंगे, वो नॉर्मल स्टेटस में नहीं ला सकते थे, पर आज जब देश पे इतना बड़ा खतरा है तो मेरे हिसाब से एमनेस्टी स्कीम लानी चाहिए और उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरा, सरकार के पास में इतने सारे एसेट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आज उनको पकड़ के रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि बहुत आगे जाके हमारे इसके दाम अच्छे मिलेंगे। जब घर में क्राइसिस है तो जो भी चीज़ हमारे पास में उपलब्ध है उसको बेचना चाहिए। तो सूटी के जो शेयर्स हैं 40-50 हज़ार करोड़ के, उन शेयरों को वापस ऑक्शन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार किस वजह से उन सब चीज़ों के ऊपर बिना कोई दिमाग लगाए काम हो रहा है। अगर ये चीज़ अगर लौट के आए तो क्राइसिस जो कॉन्फिडेंस का है वो कम होगा, रुपए में जो आज जो जिस हिसाब से हम गिरावट देख रहे हैं वो शायद काफ़ी हद तक बच जाएगी। लेकिन सिंघवी साहब, यहाँ पर अब रुपए की जो कमजोरी हम यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसके लिए कारण देश के अंदर से ही आ रहे हैं, घरेलू कारण है, या फिर ये FII के आउटफ्लो के कारण हो रहा है? देखिए, सारा कॉम्बिनेशन है, ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जो एक 57-58 से जो चालू हुआ और 63 तक आया, चाहे उसे आप घरेलू ले लीजिए या ग्लोबल ले लीजिए या क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इकोनॉमी ले लीजिए, हम बात करते आ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 6% ग्रोथ होगी, 5.5% ग्रोथ होगी, पर आप अगर पिछले 3 क्वार्टर देखें और जून क्वार्टर तो मेरे हिसाब से 4% भी होगी तो सरप्राइज होगा। तो जिस तेज़ी से गिरावट आ रही है उसके ऊपर कोई काम नहीं, और हम सिर्फ एक आगे की उम्मीद बनाए चल रहे हैं कि आगे जाके इकोनॉमी ठीक होगी। मेरे हिसाब से आज लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो गया, ज़्यादा करके इस हिसाब से कि हम देख ही नहीं रहे कि हमारी माली हालत क्या है। जिस दिन हम इस देश का ब्यौरा लें कि आज माली हालत खराब है और उसके स्टेप उठाएं बिना घबराहट के, बिना किसी काम के, जो आज RBI के स्टेप्स थे वो बिल्कुल गलत हुए हैं। अगर वो स्टेप्स ना लेते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती कि हमारा आज इंटरेस्ट रेट जो है वो 11-12% हो गया शॉर्ट टर्म पे। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे 5 महीने पहले कि हम इस दौर पे आके खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी अनिल सिंघवी और RC भार्गव के साथ। आगे हम ये भी जानेंगे कि अब तक जो RBI करते जा रही है वो क्यों सारी चीजें नाकाम हो रही है और चुनाव तक क्या ऐसा ही चलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ।
तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि रुपए के कारण अर्थव्यवस्था में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और हमारे साथ हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। आरसी भार्गव साहब, आपसे सवाल कि यहाँ पर आरबीआई को हम क्यों इतना लाचार देख रहे हैं, क्यों उसका कोई कदम यहाँ पर काम नहीं आ पा रहा है? हमने पहले भी देखा था कि ऐसे मौके आरबीआई के सामने पहले भी आए हैं, तब बहुत हद तक कंट्रोल किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आरबीआई का एक भी पैंतरा, एक भी कदम यहाँ पर काम नहीं आ रहा है। देखिए, रिजर्व बैंक अपनी समझ से सही काम कर रहे हैं, मगर ये देखना चाहिए जो बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, रिजर्व बैंक कितने भी पॉलिसी करे, उन फंडामेंटल्स का अगर जोर ज़्यादा होगा तो पॉलिसीज कामयाब नहीं हो पाएंगी। और अगर सिचुएशन ये होती है कि बाहर के लोगों को ये लगता है कि इस मुल्क में डॉलर की जो सप्लाई होगी वो डिमांड से कहीं कम होगी, तो डिवैल्यूएशन होना ही होना है। और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, चाहे तेल का इंपोर्ट हो चाहे सोने का इंपोर्ट हो, तो उस इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गैप होता जाएगा, और जितना गैप होता जाएगा तो करेंसी डिवैल्यूएशन होनी है। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो डिवैल्यूएशन होना ही होना है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का तो एक सप्लाई साइड की प्रॉब्लम जो है उसको हम नहीं टैकल कर पा रहे हैं। जो सप्लाई फूड ग्रेन्स की हैं, ज़्यादा अच्छे किस्म के खानों की चीज़ें की हैं, जैसे प्रोटीन फूड्स हैं या अच्छे ग्रेन्स हैं या फल हैं, सब्जियां हैं, उनका उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो फूड का इन्फ्लेशन बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। और रिजर्व बैंक की पॉलिसी से ये चीज़ें सही करना बहुत ही कठिन है। तो इसमें भार्गव साहब, जैसे आप कह रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? और जो कदम उठाए गए हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में सरकार की तरफ से, आपको लगता है ये काफी है या फिर ऐसा आपको लगता है कि दवा बहुत देर से दी गई और बहुत कम है? देखिए, इकोनॉमी सुधारने का काम एकदम से ओवरनाइट, महीने में, 1.5 महीने में, 6 हफ्ते में तो हो नहीं सकता है। और सुधारने के लिए सिर्फ पॉलिसी आने वाली है उसका अनाउंसमेंट या कोई और ये कहना कि बस ये शॉर्ट टर्म है और कुछ और हो जाएगा, उससे मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं आती है। जब तक कुछ कदम ना उठाए जाए, जो कदम नजर आए कि ये कदम एक्चुअली ठोस कदम है, इनका कुछ एक्चुअली ग्राउंड पे असर होगा, तब तक कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल है। और पिछले 6 हफ्ते में भी कुछ ऐसे ज़्यादा कदम नहीं नजर आए हैं जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए गए हों कि ये कदम उठाए गए हैं जिससे लोगों को ये लगे कि अब सरकार बहुत सीरियस है और एक के बाद एक नए कदम उठेंगे। सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं होंगे बट एक्चुअली काम होगा ग्राउंड पे कि कुछ हो रहा है। ये बात सिंघवी साहब आपसे कि एक तरफ तो रुपया टूट रहा है, दूसरी तरफ सरकार कुछ ठोस काम कर नहीं पा रही, तो ऐसे में क्या 2014 के आम चुनाव तक बाजार में कोई एक रिकवरी आते हुए, एक ठोस रिकवरी आने की उम्मीद करना क्या गलत होगा? देखिए, अगर हम कुछ ना करें तो शायद 2014 क्यों 15 भी चला जाएगा। आप कैलेंडर पे तो आप हर महीना डेट निकालते जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। पर अगर आज भी अगर इस चीज़ का ब्यौरा ले और काम करें, और इस पे ये कहें कि पार्लियामेंट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, पार्लियामेंट के बाहर बहुत सारा काम हो सकता है। पार्लियामेंट ना भी चले तो ये थोड़ी कि देश रुक जाएगा। अगर समझे 1 साल के लिए हमारे पास पार्लियामेंट है ही नहीं तो क्या होगा? हम देश रुक जाएगा? हमारे पास इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट थी नहीं, काम भी नहीं हो रहा था, फिर भी काम हुआ। तो देश के अंदर आज उसी तरह के हालात हैं कि बिना पार्लियामेंट के गए ये सरकार अगर काम करे तो भी हम अगले 6 महीने के अंदर वापस अपनी गति पे आ सकते हैं। तो यानी समय कम है लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है इस वक्त। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अनिल सिंघवी, आरसी भार्गव और हमारे प्रदीप पंड्या। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु के मुताबिक भी सरकार के रुपए को थामने के तरीके गलत है। कमजोर रुपए से निपटने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। I feel actually it's worthwhile allowing for greater liquidity in the Indian markets. This will help with the manufacturing sector, and as we have seen from piecemeal evidence from around the world, the inflation today is caused by so many factors, and that's why I really don't place the blame for inflation on anyone's doorstep, because really it's multiple factors. So that pressure that is there is probably not going to be controlled or exacerbated by the credit tightening. And to the extent that you do want to give a boost to the manufacturing sector, I would be in favor of a very measured, calculated, but easing up of credit in a country like India.
इधर कमजोर रुपए के साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गए हैं। एक्सिस बैंक ने अपना बेस रेट 10 से बढ़ाकर 10.25% कर दिया है। बेस रेट बढ़ने से बैंक के ऑटो, होम समेत दूसरे कर्ज महंगे हो जाएंगे। इधर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने भी कर्ज महंगा करने के संकेत दिए हैं। स्टेट बैंक की MD अरुंधति भट्टाचार्य के मुताबिक रुपए में कमजोरी लंबे वक्त तक चली तो कर्ज महंगा होने का खतरा बहुत ज्यादा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम SBI की लिक्विडिटी स्थिति अच्छी है, तो हमें लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हमारे ऊपर बहुत सारा इसका असर आएगा। लेकिन अगर ये सारे स्टेप्स चलते रहें और लिक्विडिटी टाइटनिंग और ज़्यादा होता रहे तो हम लोग जो कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग, यानी कि आज के लिए हम जो फंड्स उठा रहे हैं बाजार से, उसकी जो प्राइस होती है उसमें तो थोड़ा बहुत देयर विल बी एन अपवर्ड प्रेशर, यानी कि हम लोग के जो लेंडिंग रेट्स हैं उसके ऊपर असर पड़ेंगे, हमारे जो डिपॉजिट गैदरिंग रेट्स है उसके ऊपर भी असर पड़ेंगे। जो बैंक्स होलसेल फंडिंग के तौर पे लोन्स देते हैं उनके ऊपर असर ज्यादा पड़ेगा। और ब्रेक के बाद बात करेंगे शेयर बाजार की। आज भी रुपए की मार पड़ी, सेंसेक्स पे करीब 300 पॉइंट की गिरावट। और ऐसे बाजार में खरीदारी के भी हैं मौके, क्या कह रहे हैं हमारे जानकार, सुनिए इस ब्रेक के बाद। शेयर बाजार में भी तबाही जारी है। रुपए की सुनामी आज भी बाजार को तहस नहस करते रही। सेंसेक्स में आज करीब 300 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट टूटकर 5400 के करीब आ गया है। आज भी बैंक शेयर सबसे ज्यादा टूटे हैं। इसके अलावा रेट सेंसिटिव ऑटो शेयर्स भी गिर पड़े थे। बाजार में आज की गिरावट की डिटेल दे रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। वैसे तो सेंसेक्स, निफ्टी और इसके साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सब पर मार पड़ती हुई दिखी। खासतौर से मिड कैप शेयर ज्यादा टूटते हुए नजर आए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो ऑटो शेयरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई दिखी। खासतौर से टू व्हीलर स्टॉक्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, जिन्हें अब तक सेफ स्टॉक माना जा रहा था, सबसे ज्यादा मार यहीं पड़ती हुई दिखी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जिस तरह के अच्छे मॉनसून की वजह से ट्रैक्टर सेल्स दिखाई, लेकिन आज ये स्टॉक भी फिसलता हुआ दिखा। टाटा मोटर्स में रेटिंग डाउनग्रेड होने का खतरा होते हुए 4% का नुकसान दिखा। बैंकिंग शेयरों पर अब भी दबाव बरकरार है। सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स निफ्टी के आप देखिए 5% कमजोर होकर बंद हुए। निफ्टी के बाहर मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे शेयरों पर भी आज साफ तौर पर दबाव दिखा। पीएसयू बैंक्स भी मार झेलते हुए नजर आए। निफ्टी के पीएसयू बैंक्स, पीएनबी, एसबीआई जैसे शेयरों पर अच्छी खासी बिकौली आज दिखी। वहीं निफ्टी के बाहर कैनरा, सिंडिकेट जैसे बैंक 7% कमजोर होते हुए नजर आए। अगर इस पूरी कमजोरी में कहीं कोई मजबूत स्पेस थी तो वो थी मेटल शेयरों की। टाटा स्टील, जिंदाल स्टील जैसे शेयरों पर आज भी खरीदारी रही और थोड़ा बहुत सपोर्ट निफ्टी को यहीं से मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा निफ्टी पर अगर कमजोर शेयरों का जिक्र करें तो आईडीएफसी, भारतीय, ओएनजीसी जैसे शेयरों ने भी निफ्टी पर अच्छा खासा दबाव बनाया। जिन शेयरों में आज एक्शन दिखा बड़ा खबरों के दम पर, टाटा पावर, जहां पर मुंद्रा यूएमपीपी में थोड़ी सी यहां पर प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, स्टॉक पर 2% का उछाल दिखा। वहीं ओबेरॉय रियल्टी प्रोमोटर्स अपनी स्टेक कम करने के लिए ऑफर फॉर सेल लेकर आएंगे, स्टॉक पर 5% की मार पड़ती हुई दिखे। स्ट्राइड्स आर्कोलैब के लिए पॉजिटिव खबरें थी। माइलन का इन्वेस्टमेंट यहां पर सरकार ने मंजूर किया, स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा। एमसीएक्स पर भारी भरकम ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आई और वॉल्यूम्स हुए, स्टॉक ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज राइट्स इशू की खबरों के चलते 7% नुकसान के साथ बंद हुआ। इधर इंडिया इन्फोलाइन के चेयरमैन निर्मल जैन का कहना है कि बाजार की स्थिति काफी नाजुक है। इस वक्त कोई भी बुरी खबर बाजार में बड़ी गिरावट ला सकती है, इसलिए निवेशक सतर्क रहे। मार्केट बहुत ही नाजुक और फ्रेजाइल स्थिति में है, क्योंकि यहां से गिरावट की संभावना, अगर कोई एकाध कोई नेगेटिव न्यूज कहीं से भी आ जाए तो मार्केट और गिर सकता है। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि मार्केट जो हमेशा जो एक उसके जो 3 सपोर्ट पिलर्स होते हैं, डोमेस्टिक, रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स, और अपनी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं लोकल, और एफआईज, तो 3 पैर की जगह पे एक ही पैर पर चल रहा था, वो एफआई के। ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट का सारा इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप ज्यादातर देखो इंक्रीमेंटली, तो एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, इन सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेट हो गया था, और थोड़ा बहुत अगर टेलीकॉम में देखो तो। और इन चारों सेक्टर को छोड़कर बाकी सब सेक्टर्स में अर्निंग्स में बहुत भयंकर गिरावट आई है। जो अगर हम पूरे मार्केट को देखें तो FY14 जब शुरू हुआ तो ये अनुमान था कि इस साल की अर्निंग ग्रोथ जो है वो 14.4% रहेगी। वो 2-3 बार घट चुका है और अभी जो एनालिस्ट का अनुमान है वो है 7.7% का।
और उसमें भी अगर आप देखो तो और भी गिरावट की संभावना है। बाजार में जबरदस्त गिरावट को जानकर खरीदारी का एक शानदार मौका मान रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बनाने का यहां एक शानदार मौका बन रहा है। मार्केट इससे काफ़ी नीचे जाए वो मुश्किल लगता है, किंतु यदि जाता है, क्योंकि प्रेडिक्ट प्रिसाइजली करना बहुत मुश्किल है, तो ये एक काफ़ी अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसा बहुत कम होता है कि भारत जैसा देश जो एक अच्छा ग्रोथ रेट है, जिसमें काफ़ी अच्छे बिजनेसेस हैं, वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, और ऐसी परिस्थिति में आपको 12.5-13 पी पे अगर हमारा देश का स्टॉक मार्केट मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यदि आप 10-12 स्टॉक्स जो एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स हैं उनको यदि आप हटा दीजिए, जहाँ पे पैसा ज़्यादातर गया है एज अ डिफेंसिव सेक्टर, तो बाकी सारे सेक्टर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो साइक्लिकल्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, काफ़ी सस्ते हैं। यानी कि पिछले 7 वर्षों में शायद इतने सस्ते वो सेक्टर कभी भी नहीं थे, 2008-9 मिला के। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो इस परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी समझे और अपना इन्वेस्टमेंट लगातार ऐसे मार्केट में करते रहे। और अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बाजार में निवेश का माहौल बुरी तरह बिगड़ गया है। लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी को इस माहौल में भी बैंक का प्रदर्शन अच्छे रहने का भरोसा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल एसबीआई की लोन ग्रोथ 20% रहेगी। शुक्रवार को शेयर बाजार में आई जोरदार गिरावट के बाद प्रदीप चौधरी ने वित्त मंत्री को शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाने की सलाह दी है। साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए रिजर्व बैंक को 100% रीफाइनेंसिंग की सुविधा देने की सलाह भी दी है। Black Friday was more for the stock market. The banks are not, banking business has not been affected. And I think it was a result of some wild rumors that were going on. So that is what it led to. And it is excessive speculation. And I told the finance minister that they could consider steps like banning short selling. The Reserve Bank gives refinance for export credit. For example, if we have given, say, 10,000 crores to exporters, Reserve Bank makes available 5,000 crores. That is 50% of the outstanding export credit. Looking to India's low level of export compared to the imports, there is an urgent case for increasing this to 100%. So now is the time to encourage exports. And from the financial side, the single largest step would be, single most important step would be to increase the refinance and reopen the dollar window. और अब देखते हैं कि हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजारों पर एक नजर डालते हैं, जहां हल्की सी गिरावट यहां ओपनिंग ट्रेड में नजर आ रही है। 11 पॉइंट नीचे है डाउ जोन्स। नैस्डैक में अब करीब 8% की बढ़त और S&P 500 में 1 पॉइंट की गिरावट इस समय नजर आ रही है। यहाँ पर अमेरिकी बाजारों की नजर है फेड पर। एक बार फिर जुलाई मीटिंग के मिनट्स यहाँ पर आने वाले हैं, औपचारिक तौर से बाहर आने वाले हैं बुधवार को, और इन पर नजर एक बार फिर ये देखने के लिए कि क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में कमी आएगी और कब आएगी। और इन्हीं सब बातों का असर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमोडिटी मार्केट पर भी आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे पहले क्रूड की बात करें तो क्रूड में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 0.5% से नीचे। ब्रेंट क्रूड में भी एक मामूली गिरावट हम देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सोने चांदी की बात है, सोने में आप गिरावट देख रहे हैं करीब 1% की। जैसा तमन्ना बता रही थी कि यहाँ पर मिनट्स को लेकर के आगे फेडरल रिजर्व क्या रुख अपनाता है अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को लेकर थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, इसलिए सोने में गिरावट आती हुई। हालांकि यहाँ पर भारतीय बाजार में हल्की सी मजबूती। वहीं चांदी में भी आप देख रहे हैं यही असर, चांदी में भी 0.5% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। वहीं भारतीय बाजार में करीब 1% से ज्यादा का गेन देखते हुए। और एफएमसी ने साफ किया, नहीं है NSCL पर भरोसा। क्या अब डिफॉल्ट से बचना है मुश्किल? देखिए हमारी खास कवरेज इस ब्रेक के बाद। रुपए ने एक बार फिर रिजर्व बैंक और सरकार की कोशिशों पर पानी फेरा। 18 साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ $1 का भाव 63 रुपए 13 पैसे पर पहुंचा। रुपए की बदहाली से सहमा शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट नीचे आया। 263 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर, एफएमसी ने अब
NSCL के पेमेंट प्लान पर भरोसा नहीं रहा उसे, इतना ही भरोसा नहीं कि कल शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट हो पाए। डॉलर का खर्च घटाने के लिए सरकार नहीं छोड़ रही कोई रास्ता, यात्री अपने साथ नहीं ला सकेंगे ड्यूटी फ्री LED टीवी। वेदांता को लगा तगड़ा झटका, नियमगिरी में माइनिंग पर रोक के बाद अब 12 ग्राम पंचायतों ने भी माइनिंग का किया विरोध। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा, मंदिर में दर्शन करने गए सैकड़ों श्रद्धालु राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आए, 35 लोगों की मौत। कमोडिटी रेगुलेटर FMC NSCL से नाखुश है। रेगुलेटर ने आज NSCL को जमकर लताड़ा है और चेतावनी दी है कि अगर उसके दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई तो वह एक्सचेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इस खबर पर और बातचीत करते हैं अपनी संवाददाता प्रज्ञा सिंह से। प्रज्ञा, FMC ने NSCL को उसके दिशा निर्देश ना मानने पर फटकार लगाई है, क्या कहा है उसने? जी हाँ, NSCL के सेटलमेंट मामले पर FMC यानी फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन बहुत ही ज़्यादा सख्त और कड़ा रुख अपना रहा है। FMC ने आज अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस जारी की है जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि NSCL जितने भी वादे कर रहा है अपने निवेशकों को पैसे वापस करने का, शायद वो वादे पूरे नहीं हो सकेंगे क्योंकि जो भी जानकारी NSCL ने आज तक दी है वो सही नहीं है। यानी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं NSCL द्वारा उसके ऊपर FMC ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। FMC ने ये भी कंप्लेन किया है, शिकायत की है कि आज तक उसने जितनी भी जानकारी मांगी है उसमें से बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो उसे अब तक नहीं दी गई है। जैसे कि उसने क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, IBMA के क्लाइंट्स के बारे में, जो उसे अभी तक नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ पार्टी समेत पेमेंट की भी जानकारी मांगी थी FMC ने, जो आज तक उसे NSCL ने नहीं दी है। FMC ने लिहाजा एक बार फिर से मांग की है अपनी नोटिस में कि IBMA के क्लाइंट्स की जानकारी दी जाए। साथ ही साथ ये भी मांग किया है कि एस्क्रो अकाउंट में मौजूदा NSCL के पास कितनी रकम है, इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा वो अपनी वेबसाइट पर डाले। साथ ही साथ ये कहा गया है कि एस्क्रो अकाउंट में किस पार्टी ने कितना पैसा जमा किया है, कितना पैसा दिया है, वो भी पार्टी के नाम समेत इंफॉर्मेशन डालनी होगी। एक और बहुत अहम चेतावनी इस नोटिस से निकल कर आई है। FMC ने कहा है कि अगर आगे भी उसके नियमों की अनदेखी ऐसे ही होती रही या उसने अगर कोई जानकारी मांगी और वो जानकारी उसे नहीं मिली तो फिर NSCL के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। जी शुक्रिया प्रज्ञा। और कल से NSCL इन्वेस्टरों के पेमेंट्स की प्रक्रिया शुरू करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पैसे आएंगे और कहां से, क्योंकि कल एक्सचेंज का 174 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, लेकिन एस्क्रो अकाउंट में सिर्फ 68 करोड़ रुपए ही हैं। इधर सरकार का आदेश मिलते ही NSCL ने बकायेदारों और देनदारों की लिस्ट जारी कर दी है। एक्सचेंज की वेबसाइट पर उन सभी ब्रोकर्स के नाम और रकम का जिक्र है जिनके पैसे NSCL में फंस गए हैं। इसमें सबसे ऊपर है इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जिसका NSCL में 1150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक्सपोजर है। आनंद राठी कमोडिटीज के करीब 630 करोड़ रुपए फंसे हैं और इंडिया इन्फोलाइन के 325 करोड़ रुपए से ज्यादा। जियोजित कॉमट्रेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निर्मल बांगा कमोडिटीज और कार्वी कॉमट्रेड का भी एक्सपोजर है। NSCL ने आज ये भी बताया कि देनदार कब तक पैसा चुकाएंगे। National Spot Exchange has been told that being a guarantor, they have to behave like a guarantor and that their exchange must meet the commitments. Right. Second, because on Friday they have received the first payments, there must have been defaulters. Now that defaulters list should be put up and action taken as per their own bylaws against what is a defaulter. Right. Third is the stocks. The government is contemplating to get them audited by government agents. NSCL में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला होने के बाद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर जिग्नेश शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। NSCL मामले की जांच तो हो ही रही है, इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दुबई में जिग्नेश शाह के एक्सचेंज की भी जांच शुरू कर दी है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी। श्रीमी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज में किस बात की जाँच कर रहा है?
देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ईडी ने यहाँ पर जो DGCX हैं, जो FT टेक्नोलॉजी के ओवरसीज सब्सिडरी हैं, दुबई गोल्ड कमोडिटी एंड एक्सचेंज, उनके जो पार्टनर्स हैं उन पर यहाँ पर फेमा के वैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं। हम आपको बता दें, कुछ नाम सामने आए हैं जिसकी ईडी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसमें अलंकित असाइनमेंट, आनंद राठी जो कि मुंबई बेस्ड है, अल्फा कमोडिटीज़, योजीत सिक्योरिटीज़, बोनांजा ऑनलाइन, ग्लोबल कैपिटल, फिलिप कैपिटल और सुगन कमोडिटीज़ जैसे नाम हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इनके पार्टनरशिप और कितनी शेयरिंग है इसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ ईडी कर रहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक हमें जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा है कि इन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर बाइंग और सेलिंग की है स्टॉक्स में, जो यहीं पर बैठ के बुकिंग की है, लेकिन बाहर ओवरसीज़ में ये बुकिंग की गई है। इसके अलावा जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी ने पाया है कि करीब 20 से 25 कंपनीज हैं जो DCGX में पार्टनरशिप हैं, लेकिन इनमें से कुछ इंडियन एंटिटीज़ भी हैं जिन्होंने बिना RBI को इन्फॉर्म किए एब्सोल्यूट रूट से यहाँ ओवरसीज़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किए हैं। इस मामले पर जब ईडी ने FMC से इनकी डिटेल्स मांगी तो FMC के पास भी इनका कोई क्लू नहीं है कि कैसे मनी ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। हमने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की ईडी की यहाँ जाँच कर रहा है, जिसमें ये पाया गया कि उन्होंने एसेट स्ट्रिपिंग की है, अपनी इंडियन कंपनीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर की कंपनीज़ में लगाया है। इसके अलावा उन्होंने होली ओन सब्सिडरीज, जो कि आप यहाँ तो खोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर बैठ के बाहर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यूएशन जो फेमा का वैल्यूएशन माना जाता है वो भी किया है। तो ये एक स्टेप और एडवांस स्टेज में पहुँचता हुआ है यहाँ ईडी का इन्वेस्टिगेशन, और लगातार ईडी अपनी नज़र बनाए हुए है उनके पार्टनर्स पर कि किस तरह यहाँ की कंपनी ओवरसीज़ कंपनीज में बैठ के ट्रांजैक्शन कर रही हैं। जी, शुक्रिया श्रमी इस सारी एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। और NSCL के ई गोल्ड और ई सिल्वर के सौदे रुकने से लाखों ग्राहकों के रुपए फंस गए हैं। अहमदाबाद के बुलियन और ज्वेलरी कारोबारी इतने हताश हो गए हैं कि वो अपनी मेंबरशिप फीस वापस मांग रहे हैं। अहमदाबाद से मनीष देसाई की देखिए ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के सबसे पुराने बुलियन और ज्वेलरी के बाजार मानिक चौक के कारोबारी इन दिनों बहुत परेशान हैं। यहाँ के करीब 240 कारोबारियों ने बतौर मेंबर NSCL में ई गोल्ड और ई सिल्वर में कारोबार किया था। अब ये पैसे वापस चाहते हैं। यही नहीं, इन्होंने NSCL के क्लियरिंग मेंबर IBMA यानी इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की मेंबरशिप के लिए 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया था। ये भी अब वापस चाहते हैं। इन कारोबारियों को लग रहा है कि NSCL में अब कोई कारोबार नहीं होने वाला है। NSCL जो ट्रांजैक्शन करते थे पहले, उसमें अभी रुकावट आएगी और व्यापार नहीं कर पाएंगे और सभी का और आर्थिक नुकसान भी ज़्यादा होगा। इसीलिए ऐसा सब व्यापारियों का मानना है कि भाई जो उन्होंने डिपॉजिट लिया था वो उसको जो तुरंत वापस मिल जाए, और जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है उसका भी जो जिसको ज़रूरत नहीं है तो उसका भी रिफंड मिलना चाहिए। अहमदाबाद के चौकसी महाजन ही नहीं बल्कि यहाँ की ज्वेलर्स एसोसिएशन के करीब 1200 इन्वेस्टर्स के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा NSCL के पास जमा हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मेंबर्स ने ई गोल्ड और ई सिल्वर में जो ट्रेडिंग की है वो उनका इन्वेस्टमेंट है। अब इन ट्रेडर्स की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मुनाफे को तो छोड़ दें, इन्हें अपनी पूंजी भी डूबती दिख रही है। हमने जब से चालू किया 26-27 हज़ार से हमने उसमें एंट्री मारी थी, अभी 31 हज़ार का भाव आ गया है। तो हमने तो वहाँ पे डिपॉजिट भी रखी हुई है, हमारा मार्जिन भी वहाँ पे जमा है, लेकिन जो मुनाफा है वो भी अब तो हमारा जा रहा है। तो अब हम क्या करें, वही बहुत बड़ा प्रश्न है। अकेले अहमदाबाद के ही बुलियन और ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े लोगों का हिसाब लगाया जाए तो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में ई गोल्ड और ई सिल्वर में कम से कम 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। इसके अलावा देश भर के बुलियन और ज्वेलरी के कारोबारी और लाखों इन्वेस्टरों का एक ही सवाल है कि FMC NSCL की गलती की सजा उन्हें क्यों दे रही है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और इंपोर्ट कम करने का सरकार का नया तरीका, सोने पर सख्ती के बाद LED टीवी लाने पर लगाई रोक। और नोकिया क्यों भारत में अपना प्रोडक्शन करेगा आधा, देखिए इस ब्रेक के बाद।
अनिल अग्रवाल की वेदांता को ओडिशा में तगड़ा झटका लगा है। नियमगिरी के बाद अब वहां की 12वीं ग्राम पंचायत ने भी बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ वोटिंग की है। इससे पहले 11 ग्राम पंचायतें कंपनी को ना कह चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानने के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता संदीप ग्रोवर से। संदीप, वेदांता के लिए अब ये कितना बड़ा झटका है कि 12वीं पंचायत ने भी उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है? देखिए, काफ़ी बड़ा झटका है ये वेदांता ग्रुप के लिए ओडिशा में, क्योंकि जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि 12वीं ग्राम सभा ने भी अब इनका जो बॉक्साइट माइनिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ यहाँ पे वोटिंग की है। इससे पहले बाकी 11 सभाएं भी यहाँ पे इसके खिलाफ वोटिंग कर चुके हैं। यानी कि जो सभी ग्राम सभाएं हैं वो 50,000 करोड़ रुपये का ये जो एल्यूमिनियम रिफाइनिंग प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ है, क्योंकि इन सभी जो ट्राइबल्स हैं इनका ऐसा कहना है कि इस प्रोजेक्ट के चलते इनका जो रहन सहन है, इनका जो लाइवलीहुड और जो इनके जो धार्मिक सेंटीमेंट है उसके ऊपर खराब असर पड़ेगा। अगर आपको मैं इस पूरे मामले का एक बैकग्राउंडर दे दूँ तो इसी साल अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ओडिशा प्रदेश को ऐसे आदेश दिए थे कि 3 महीने में ये जो सारे विलेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, उनके व्यूज लेने के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाए 3 महीने के अंदर, जिसका इस रिपोर्ट का जो असर है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट का जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर खासा असर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से खबरें निकल के सामने आ रही कि सभी जो सभाएं हैं वो इसके खिलाफ यहाँ पे वोटिंग कर चुकी हैं, तो उसके चलते ऐसा माना जा सकता है कि वेदांता के लिए ये काफी बड़ा झटका हो सकता है। और साथ ही साथ स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के लिए भी ये काफी खराब खबर है, क्योंकि इनका जो लांजीगढ़ में जो माइनिंग रोक के चलते जो प्रोजेक्ट है उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि 2007 से जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो जो बॉक्साइट की सोर्सिंग है उसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। तो वेदांता ग्रुप के लिए तो ये खराब खबर है ही, क्योंकि इनका जो 50,000 करोड़ रुपए का जो एल्यूमिनियम रिफाइनिंग प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के लिए भी ये खराब खबर उभर के सामने आ रही है। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और सरकार ने इंपोर्ट कम करने के मद्देनजर आज एक और फैसला ले लिया है। सरकार ने ट्रैवलर्स के एलईडी और सभी तरह के फ्लैट स्क्रीन टीवी लाने पर रोक लगा दी है। सरकार की ये रोक 26 अगस्त से लागू होगी। फिलहाल ये व्यवस्था है कि हवाई यात्री अपने साथ ड्यूटी फ्री टीवी या एलईडी ला सकता है, लेकिन अब इस रोक के बाद कोई यात्री ऐसा करता है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी तो भरनी ही होगी, साथ ही भारी पेनल्टी भी चुकानी पड़ेगी। सरकार का इस रोक के पीछे मकसद देश से डॉलर बाहर जाने से रोकना है। नोकिया इस साल देश में अपना प्रोडक्शन आधा करने जा रही है। कंपनी आगे चलकर देश में मैन्युफैक्चरिंग और भी कम करेगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अपनी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई से वियतनाम शिफ्ट कर रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता अंजुल तोमर से। अंजुल, आखिर क्या कारण है कि नोकिया को यहाँ पर अपना बेस शिफ्ट करना पड़ रहा है और क्यों अपना प्रोडक्शन इतना कम करने जा रही है? आज हमें सोर्सेस से जानकारी मिली है कि नोकिया इस देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर रही है। कंपनी ने फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा है कि इस साल कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पहले की बजाय आधी कर देगी और अगले साल यानी 2014-15 में ये 1/4 हो सकती है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम शिफ्ट कर रही है। पिछले साल कंपनी ने जहां 15 करोड़ मोबाइल हैंडसेट देश में चेन्नई प्लांट में बनाए थे, अब वो करीब 8 करोड़ ही बनाएगी और अगले साल ये घटकर जो है 4 करोड़ हो जाएगा। कंपनी ने इसका जो रीज़न दिया है कि देश में जो कम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अब नहीं रही है, इसलिए कंपनी जो है देश से अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी घटा रही है। देश में तरह तरह के टैक्सेस कंपनीज को देने पड़ते हैं। अगर हम मोबाइल हैंडसेट कंपनीज की बात करें, SEZ के तहत 10 साल तक एक्सपोर्ट फ्री होना था, लेकिन मैट इस पर लगा दिया गया। 4% कंपनीज को वैट देना पड़ता है, यानी हैंडसेट्स पे 4% वैट लगता है। और ग्रे मार्केट में जो है इसके चलते जो बिक्री हो रही है हैंडसेट्स की उसको बढ़ावा मिला है। कंपनियां इससे इम्पैक्ट हो रही हैं और यही कारण है शायद कि नोकिया जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम कर रही है। जब कंपनी देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग कम करेगी तो इम्पोर्ट हैंडसेट्स ज़्यादा करेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर ग्लोबली देखें तो हैंडसेट की जो सेल है नोकिया की वो घटती जा रही है, कमाई घट रही है। और अब जो है कंपनी ने देश में भी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम करने का डिसीजन लिया है। सोर्सेस का कहना है कि इसके चलते जो है कंपनी करीब 2000 नौकरियां भी कम कर सकती है। शुक्रिया अंजुल। उधर नोकिया ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की खबरों से इनकार किया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो भारत में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है और चेन्नई में उसका प्लांट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और आधार कार्ड बनवाना होगा आसान, इलेक्ट्रॉनिक KYC की है योजना। मर्सिडीज और ऑडी में लगी है जंग, देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 2 साल बढ़ाकर 62 साल कर दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से करीब 12,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल इस साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और शीला सरकार के इस कदम को चुनावी तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरह केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। अगर केंद्र सरकार ये फैसला कर लेती है तो इसका फायदा करीब 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा और सरकार को इससे 7,000 करोड़ की बचत भी हो सकती है। और बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। देखते हैं देश दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी खबरें 2 मिनट में। बिहार में राजरानी एक्सप्रेस से हुए ट्रेन हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई है और 40 घायल हैं। सरसा के नजदीक धमारा स्टेशन पर ये हादसा हुआ। हादसे के बाद गुसाई भीड़ ने ट्रेन के डिब्बों में आग लगा दी और रेलवे कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। धमारा में लोग सावन के आखिरी सोमवार पर कात्यायनी मंदिर में आए थे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। कोयला ब्लॉक आवंटन की फाइलों के गुम होने पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से मामले पर सफाई मांगी है। विपक्ष ने कोयला मंत्रालय और स्क्रीनिंग कमेटी पर गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इससे पहले शनिवार को कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने फाइलें गुम होने की बात मानी थी। कोयला आवंटन घोटाले की जाँच कर रही सीबीआई ने भी बताया था कि फाइलें गुम हैं। बिहार में कांग्रेस नेता साधु यादव को नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। साधु यादव ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया था। साधु यादव ने निलंबन के बाद कहा कि अब वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे। साधु यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। धड़ल्ले से लाल बत्तियों के इस्तेमाल को कोर्ट ने ब्रिटिश काल की निशानी मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। राज्य की समीक्षा रिपोर्ट हाई कोर्ट के जज बनाएंगे। भारत के 18 युवा एथलीट यूथ एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चीन में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए इन खिलाड़ियों को तय उम्र से ज्यादा का माना गया है। इस टूर्नामेंट में 16 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकते। जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तमिल संगठनों ने चेन्नई में फिल्म रिलीज का विरोध किया है। तमिल संगठनों ने फिल्म को देखने के बाद इसे तमिल विरोधी बताया है। उनके मुताबिक फिल्म प्रभाकरण और तमिलों की गलत छवि दिखाती है। अब आप जल्द इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी करवा पाएंगे। आधार कार्ड जारी करने वाली यूआईडी अथॉरिटी अब ई-केवाईसी के साथ तैयार है। यूआईडी के मुताबिक बैंक, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कर सकती हैं। इसके लिए यूआईडी अथॉरिटी से भी आईआरडीए और आरबीआई जैसे रेगुलेटरों से बातचीत कर रही है। यूआईडीआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी के मुताबिक ई-केवाईसी से कंपनियों को डॉक्यूमेंट मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाला वक्त भी खत्म हो जाएगा। यूआईडी अथॉरिटी अब तक 40 करोड़ आधार नंबर जारी कर चुकी है और 2014 तक 60 करोड़ लोगों को आधार नंबर जारी करने का लक्ष्य है। ऑडी और मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार कंपनियों में नंबर 1 बनने की होड़ चल रही है। करीब 3 साल बाद जुलाई में मर्सिडीज नंबर 1 के पायदान पर दोबारा पहुंचने में कामयाब हुई है। वहीं ऑडी ने इस साल नंबर 1 बने रखने का दावा किया है। जुलाई में नंबर 1 से खिसकी ऑडी ने अपना एंट्री लेवल एसयूवी Q3 का नया वेरिएंट एस एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि नई Q3 17.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। कंपनी ने दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 25 लाख रुपए रखी है। Q3 का एस एडिशन पुरानी Q3 से करीब 2.5 लाख रुपए सस्ता है। कंपनी का कहना है कि 2012 में उसने 9,000 कारें बेची थी, जबकि इस साल 10,500 से ज्यादा कारें बेचने का लक्ष्य है। ऑडी का कहना है कि फिलहाल कंपनी करीब 20% ग्रोथ हासिल कर रही है। ऐसे में एक महीने बिक्री कम होने से वो दूसरे पायदान पर नहीं जाने वाली। So in July we were not living up to our expectation, mainly to external reasons, but we are maintaining a growth year to date of 19%. All our core competitors are growing at a lower speed than we are. We have a lead ahead of our closest competitor from Jan to July of nearly 1,000 cars. So we have 1,000 cars ahead of the closest competitor. So if one competitor blows the trumpet for one single month, I think we are strongly overstating their capabilities. ऑडी का ये बयान जुलाई में मर्सिडीज के मुकाबले बिक्री घटने पर आया है। इस साल जुलाई में मर्सिडीज ने ऑडी के मुकाबले 100 से ज्यादा कारें बेची हैं।
मर्सिडीज की बिक्री में ये बढ़ोतरी खास तौर से हाल ही में लॉन्च हुई उसकी ड्रीम कारों AMG, SLK, CLS मॉडल के चलते हुई है। लेकिन ऑडी का कहना है कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच उसने अपने कॉम्पिटिटर से करीब 1000 ज्यादा कारें बेची हैं और ये सिलसिला आने वाले त्योहारों के सीजन में भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल दूसरी कार कंपनियों की बिक्री जहां 9 से 10% तक घटी है, वहीं लग्जरी कार सेगमेंट पर मंदी का कोई खास असर नहीं दिखा है और लग्जरी कार कंपनियां इस साल बिक्री में 15 से 20% तक की ग्रोथ की उम्मीद कर रही हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और आइए अब देख लेते हैं कि कल क्या खास है NACL मामले में। कल सरकार संसद में जवाब देगी। NACL कल से पेमेंट का भुगतान शुरू करेगी। कल लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल भी पेश किया जा सकता है। तो ये होगा हमारे कल के एजेंडे पर, आप देखना ना भूलें। और आवाज एट 9 में हमें दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।